Good morning, students. Today we will study a new concept which you have not studied in the previous classes, and that is biomagnification. That is biomagnification. Biomagnification. Okay, students, listen carefully. What is biomagnification? ठीक है, मैंने नोट्स में भी दे दिया है, आप ध्यान से देखिएगा बायोमैग्निफिकेशन है क्या। देखिए, हमने फूड चेन में कल पढ़ा था कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं एनर्जी हमें 10% कम मिलती है, राइट ना, क्योंकि 90% एनर्जी लॉस हो जाती है किसी किसी कामों में। रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है हीट के फॉर्म में, ठीक है। हम डिफरेंट काम वर्क करते हैं लाइफ में, तो उसमें एनर्जी लॉस हो जाती है। तो जो भी है, यहाँ से सनलाइट से जो प्रोड्यूसर है वो केवल 1% एनर्जी लेता है फॉर प्रिपेयरिंग इट फूड, और बाकी लेबल्स पे केवल 10% एनर्जी ही पहुंच पाती है। दिस वॉज 10% लॉ, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया था। इसी तरीके से आज हम पढ़ेंगे बायोमैग्निफिकेशन। क्या है ये बायोमैग्निफिकेशन? देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में कि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए हम उसमें पेस्टिसाइड डालते हैं, उसमें फर्टिलाइजर्स डालते हैं अपने क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए पेस्ट से, और अपने क्रॉप की प्रॉपर ग्रोथ के लिए फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं जो कि केमिकल है, राइट। हम केमिकल यूज करते हैं अपने फर्टिलाइजर्स के ग्रोथ के लिए, अरे सॉरी, अपने क्रॉप के ग्रोथ के लिए फर्टिलाइजर यूज किया, पेस्टिसाइड यूज किया, आपने हर्बिसाइड्स यूज किया, वीडीसाइड्स यूज किया, जो भी यूज किया, ईच एंड एवरीथिंग इज अ केमिकल। और केमिकल क्या होता है स्टूडेंट्स? नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसको ध्यान रखिएगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल। केमिकल को आप खत्म नहीं कर सकते हैं। अगर आपने कहीं केमिकल डाल दिया है तो इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये खत्म नहीं होगा किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, किसी भी चीज से ये डिग्रेड नहीं होगा, ठीक है। नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल का कंसेप्ट आपको पता है ना। नॉन बायोडिग्रेडेबल जो कभी खत्म ही नहीं होता है, और बायोडिग्रेडेबल जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एक्शन से खत्म हो जाता है। तो हमने प्लांट्स में, हमने यहाँ प्रोड्यूसर में यूज कर दिया केमिकल, ठीक है। कोई भी केमिकल, फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड, कोई भी केमिकल हम यूज कर रहे हैं तो ये तो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, हमने यहाँ डाला इसको। अब इस प्रोड्यूसर को जो हर्बीवोर्स खा रहे हैं, ठीक है, ये केमिकल यहाँ से यहाँ जाएगा। ये केमिकल कहाँ से कहाँ जाएगा? यहाँ से यहाँ जाएगा। और ये केमिकल यहाँ कम होगा। सपोज हमने 50 mm यहाँ पे अगर यूज़ किया था, तो 50 mm से, क्योंकि हम जब भी हर्बीवोर खाएगा तो एक तो प्लांट तो खाएगा नहीं। आप देखते हैं गाय जब खाने जाती है या गोट जब खाने जाती है तो लाइन से वो खाती जाती है ग्रासेस, ठीक है। तो ये 50 mm से सपोज यहाँ आ गया 250 mm यहाँ पे आया, ठीक है। अब ये जो हर्बीवोर को कार्निवोर जाएगा, क्योंकि ध्यान रखिएगा, आप बोलेंगे हीट तो मैम, अरे एनर्जी तो मैम कम हो रहा था, क्योंकि एनर्जी लॉस हो रही थी, डिफरेंट एक्टिविटीज में यूज हो रही थी। केमिकल कहीं भी यूज नहीं हो रहा है हमारी बॉडी में, केमिकल पड़ा हुआ है वैसे ही ना, वो बायोडिग्रेडेबल है कि डिग्रेड हो जाएगा? कुछ नहीं। तो वो जैसे जैसे ऊपर लेवल पे जाएगा, अब सपोज ग्रास होपर ने ग्रास खाया था, ठीक है, तो उसके बॉडी में 250 mm पहुंच गया। अब जब ये कार्निवोर उसको खाएगा, फ्रॉग उसको खाएगा, उसने 3-4 ग्रास होपर खा लिए, तो अब उसकी बॉडी में क्या होगा? ये केमिकल का अमाउंट और बढ़ जाएगा, 450 mm बढ़ जाएगा, 450 mm हो जाएगा, ठीक है। अब जब उसको ऊपर के लेवल के टॉप कार्निवोर ने खाया तो उसकी बॉडी में और ज़्यादा ये जो है केमिकल बढ़ गया, क्योंकि केमिकल तो कहीं ख़त्म ही नहीं हो रहा है, किसी लेवल पे ख़त्म नहीं हो रहा है। उसकी बॉडी में 1000 mm केमिकल हो गया। तो सोचिए स्टूडेंट्स, 50 mm तो चलिए कोई दिक्कत नहीं थी, 50 mm, लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर के लेवल पे जा रहा है, ये केमिकल का अमाउंट कितना ज़्यादा बढ़ जा रहा है, और इसी को कहते हैं बायो मैग्निफिकेशन। मतलब ये जो केमिकल का अमाउंट है ये बढ़ता जा रहा है, मैग्नीफाई होता जा रहा है, ठीक है। तो दिस इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। अब इसके सॉल्यूशन के लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि प्लांट्स में हम फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स यूज़ ना करें, क्योंकि अगर हम यूज़ करेंगे तो वो
अब सोचिए कि ज़्यादातर जो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं वो तो टॉप लेवल पे ही हैं, वो नीचे की चीज़ों को खाते हैं, ठीक है। अगर हम सपोज़ कि जो प्रोड्यूसर भी खाते हैं तो भी हम कितना ज़्यादा प्लांट्स प्रोडक्ट खा लेते हैं अपनी लाइफ टाइम में, और सोचिए हमारे बॉडी में कितना ज़्यादा केमिकल एक्युमुलेट होता जाता है ना। हम रोज़ खाते हैं चावल, गेहूँ, दाल। अगर हम सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट की भी बात करें तो भी हम रोज़ खाते हैं, और रोज़ हमारी बॉडी में कितना ज़्यादा केमिकल एक्युमुलेट हो जाता है, क्योंकि वो हमारी बॉडी में आने के बाद कहीं किसी तरीके से भी डिग्रेड नहीं हो पाता, ठीक है। तो रोज़ हमारी बॉडी में कितना ज़्यादा केमिकल एक्युमुलेट हो रहा है। अगर हम ओमनीवोरस हैं, हम प्लांट प्रोडक्ट भी खा रहे हैं और हम एनिमल प्रोडक्ट भी खा रहे हैं, हम फ्लेश भी खा रहे हैं, तो भी सोचिए हमारे बॉडी में कितना ज़्यादा केमिकल एक्युमुलेट हो जा रहा है। तो दिस इज़ वेरी 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 बिग प्रॉब्लम। इसका एक ही सॉल्यूशन है कि डोंट यूज़ एनी टाइप ऑफ केमिकल इन एनी एट एनी ऑफ द स्टेज। किसी भी स्टेज पे हम किसी भी तरह का, इसीलिए आजकल लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं। आप ऑर्गेनिक फार्मिंग पढ़ के आए थे क्लास 9th में, राइट? कि कोई भी केमिकल बिना यूज़ किए हुए किस तरह से हम अच्छी फार्मिंग कर सकते हैं। क्योंकि आज जो बहुत तेज़ी से आप देख रहे हैं, ये कैंसर जैसी बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, वो बिकॉज़ ऑफ द एक्युमुलेशन ऑफ दिस केमिकल ओनली। पहले के ज़माने में नहीं था इतना कैंसर, होता था, लेकिन इक्का-दुक्का लोगों को हमको सुनने को मिलता था। लेकिन आज हमें लगभग लोगों को ये सुनने को मिलता है कि भाई उसे कैंसर है। क्यों? क्योंकि बिकॉज़ ऑफ द एक्युमुलेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ केमिकल्स। आजकल का रहन-सहन जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है पहले से। आजकल हम केमिकल यूज़ करना ज़्यादा पसंद करते हैं, है ना? हाँ, भई प्लांट ग्रो नहीं करा रहे, वो फर्टिलाइज़र नहीं डाला होगा आपने, कीड़े लग गए हैं, पेस्टिसाइड नहीं डाला होगा आपने। तो ये हमें आजकल लाइफ़स्टाइल चेंज हुई है, तो हमने केमिकल यूज़ करना ज़्यादा, हमें कहीं पे भी दर्द हो रहा है, हमने तुरंत दवाई खा ली। वो भी तो केमिकल ही है, वो भी तो एक्युमुलेट ही हो रहा है बॉडी में। तो जितना ज़्यादा हो सके हमें इन ड्रग्स से दूर रहना चाहिए, इन्हें हमें इन केमिकल्स से दूर रहना चाहिए, ठीक है? तो दिस इज़ कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन। अब हम लोग आगे देखते हैं और क्या पढ़ना है इस चैप्टर में हमें। चलिए, और हमें पढ़ना है इस चैप्टर में 2 प्रॉब्लम्स के बारे में स्टूडेंट्स। एक है, देखिए वो क्या है, ये दोनों प्रॉब्लम्स जो हमें इसमें पढ़ना है, आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, उसको हम शॉर्टकट में आपको बता रहे हैं। एक तो हमें पढ़ना है डिप्लेशन ऑफ ओज़ोन लेयर, ठीक है? और दूसरा हमें पढ़ना है वेस्ट डिस्पोज़ल। डिप्लेशन ये एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। तो पहले ओज़ोन लेयर है क्या? ओज़ोन लेयर जो है वो हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर का सबसे ऊपर में जो होता है, एक लेयर फॉर्म करके रखता है, दैट इज़ कॉल्ड ओज़ोन लेयर, O3 लेयर। जब O 3 बार कंबाइन हो जाता है तो दिस इज़ कॉल्ड ओज़ोन लेयर। ओज़ोन लेयर अगर नीचे के लेवल में है तो बहुत ज़्यादा पॉइज़नस है। If ozone layer is formed at the ground level of atmosphere then it is deadly poisonous। ये अगर हम इनहेल कर लें तो ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस है हमारी बॉडी के लिए। लेकिन जब ये ऊपर में प्रेजेंट है, ऊपर के लेयर में प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर के, तो ये हम इनहेल भी नहीं कर रहे हैं, और ये हमें डेडली यूवी रेज से, यूवी रेज जो कि अल्ट्रा वायलेट रेज जिनको बोला जाता है, उनसे हमको प्रोटेक्ट करता है, जो कि आप जानते हैं कि स्किन कैंसर कॉज कर सकता है। अगर ये यूवी रेज डायरेक्ट हमारी बॉडी पे पड़े तो स्किन कैंसर कॉज कर सकता है, हमारी आइज़ को डैमेज कर सकता है और बहुत सारी दिक्कतें क्रिएट कर सकता है ह्यूमन बीइंग्स को और अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है? तो इसको किसी भी तरीके से ये ओज़ोन लेयर डिप्लीट नहीं होना चाहिए। डिप्लीट का मतलब ख़त्म, धीरे-धीरे करके ये ख़त्म हो रहा है, तो ये ख़त्म नहीं होना चाहिए। अब ये ख़त्म कैसे हो रहा है देखिए, ओज़ोन पहले फॉर्म कैसे होता है स्टूडेंट, हमारे ऊपर जो है एटमॉस्फेयर के ऊपर के लेयर में जो ऑक्सीजन होते हैं, ऑक्सीजन कंबाइन करके पहले O2 बनाते हैं, ये तो आपको पता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फॉर्म में ही रहता है। तो यूवी रेज़ जब इस O2 पे पड़ता है तो ये O2 जो है, व्हेन यूवी रेज़ इज़ फॉल्स ऑन द दिस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, देन इट डिप डिप्लीट इनटू सॉरी जब ये यूवी रेज इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पे पड़ता है तो फिर ये टूट कर क्या बना लेता है, O+O, ठीक है?
और इसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है जो कि इसको यूवी रेज से मिलती है। कहाँ से मिलती है? इसको यूवी रेडिएशन से मिलती है। ठीक है, अब ये जो ओ डिप्लीट हुआ है, ये जो है टूट कर क्या बनाएगा, ये फिर इसमें का एक O जो है दूसरे O2 मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन हो जाएगा और बना लेगा क्या? O3। तो ये रिएक्शन वहाँ पे चलता रहता है, टूटता रहता है, बनता रहता है, टूटता रहता है, बनता रहता है, लेकिन बनने का प्रोसेस ज़्यादा रहता है टूटने के प्रोसेस के अकॉर्डिंग। लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स हम लोग आजकल यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ CFC। ठीक है, कुछ प्रोडक्ट्स, एक मिनट स्टूडेंट्स, कुछ प्रोडक्ट्स हम लोग आजकल यूज़ कर रहे हैं स्टूडेंट्स, दैट इज़ CFC। दैट इज़ CFC। क्या बोलते हैं उसको? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। याद है ना आपको? हम लोग रेफ्रिजरेटर में और एक्सटिंग्विशर में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है पूरा ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है। ठीक है, तो ये जाता है जब ऊपर, ये जाता है तो ये क्या करता है, इस O को O2 के साथ कंबाइन होने नहीं देता है। ठीक है, ये खुद कंबाइन हो जाता है किसी के साथ और ये उसको कंबाइन होने नहीं देता है, जिसकी वजह से ये O3 फॉर्म नहीं हो पाता और धीरे धीरे करके डिप्लीट हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम को हमको रोकना है स्टूडेंट्स। एनी हाउ वी हैव टू स्टॉप दिस प्रॉब्लम, एनी हाउ वी हैव टू स्टॉप दिस प्रॉब्लम। इसके लिए गवर्नमेंट का सख्त ये क्या बोले, आदेश है कि ये जो रेफ्रिजरेटर है या जो फायर एक्सटिंग्विशर है, ये आपका विदाउट CFC बनना चाहिए। मतलब कुछ इस तरह से आप करिए कि इसमें CFC यूज़ ना हो, कोई भी अदर चीज़ यूज़ इसमें हो, लेकिन CFC यूज़ इसमें ना हो। ठीक है, तो इसे इसको बनाना पड़ेगा और इस तरह से हमारा ओजोन लेयर जो है डिप्लीट नहीं होगा एंड वी विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द यूवी रेज। दूसरा जो हमारा प्रॉब्लम है, वेस्ट डिस्पोजल। ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि हमें वेस्ट पहले अच्छा एक एग्जांपल देके मैं आपको समझाती हूँ स्टूडेंट्स कि पहले क्या होता था। पहले क्या होता था, जब हम ट्रेन में जाते थे, अगर आप ट्रेन में सफ़र किए हैं तो हमें पहले जो चाय वाला था वो ग्लास, शीशे की ग्लास यूज़ करता था, जो कि हम उसमें चाय पीते थे, फिर उसको वापस करते थे। वो फिर जैसे भी धोता हो, अपना पानी से धोता था, साबुन से तो बहुत ज़्यादा धोता नहीं था, फिर लेकिन उसमें हमें दे देता था। ठीक है, तो हमने अपने हाइजीन को देखते हुए कि अरे भाई वो पानी से धोता है, साबुन से नहीं धोता, या धोता भी नहीं है कि नहीं है पता नहीं, उसी में हमको पिला देता है। हमने उसको सहूलियत को हटाने के लिए हमने कुल्हड़ में फिर चाय मिलना शुरू हुई। वो चाय बड़ी प्यारी लगती थी, कुल्हड़ में हम लोगों ने पिया है। आप लोगों के ज़माने में तो शायद कुल्हड़ रहा ही नहीं। तो उसमें चाय मिलती थी, वो ठीक था, उसमें को हम पीते थे, उसको फेंक देते थे, चलिए उसमें कुछ नहीं। लेकिन उससे गवर्नमेंट को लगने लगा कि भई हमारा जो टॉप लेयर का सॉइल है, काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो रहा है इसको बनाने में, क्योंकि वो तो सॉइल से बनता था, मिट्टी से बनता था। तो फिर निकाला गया क्या, डिस्पोजेबल कप, प्लास्टिक के कप्स। अब ये डिस्पोजेबल कप्स आपको बताएँ इतना नुकसानदायक है एनवायरनमेंट के लिए, क्योंकि इसको हम फेंक देते हैं उसी तरीके से जैसे केमिकल बायोडिग्रेडेबल नहीं है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, डिग्रेड ही नहीं होगा। उसी तरह से ये जो आपका डिस्पोजेबल कप्स है, ये किसी तरीके से डिग्रेड होगा ही नहीं। इसको आप फेंक देंगे, आप इसको कहीं भी रख देंगे तो ये कहीं से भी डिग्रेड नहीं होगा। तो नहीं होगा तो सोचिए वो कितना ज़्यादा कॉज़ कर रहा है पॉल्यूशन हमारे एनवायरनमेंट को। तो किस तरह से हम गार्बेज को मैनेज करें, रीयूज़ करें, रिसाइकल करें, ठीक है? ये जो आपने कुछ आर्ट्स पढ़े हैं पीछे, ये हमको अपने गार्बेज को मैनेज करने में हेल्प करना चाहिए। किचन वेस्ट हमें अलग करना चाहिए, जो प्लास्टिक वेस्ट है उसे अलग यूज़ करना चाहिए। आजकल मोदी जी ने तो निकाला भी था कि जो पतले से पतले प्लास्टिक्स हैं उनको बैन कर देना चाहिए। हालाँकि बैन नहीं हो रहा है मार्केट में, लेकिन उन्हें बैन कर देना चाहिए। इससे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन जो है वो काफ़ी हद तक बचेगा। ठीक है, तो ये था आपके इस चैप्टर में। कल हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।